गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक है जो आज के इस लेक्चर के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और वन बाय वन करते हैं आज के इस लेक्चर के अलग अलग टॉपिक की वहां पे शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर शुरू हो रहा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, एंड विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन सी दैट दिस पीडीएफ इज अवेलेबल इन बोथ गुजराती एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। So for those aspirants who are doing their preparation specifically in Gujarati medium, you can also download the same. इस पीडीएफ के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग कंटेक्स्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको अलग से टॉपिक के अंदर कहीं बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो सिलेबस का वो इस पीडीएफ के अंदर आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट एजुकेट गर्ल्स करके जो एनजीओ है अपना, उसने वहां पे रिसेंटली अभी रेमन मैगसेसे अवार्ड को वहां पे जीता है। सो वहीं से करते हैं बातें, वहीं से करते हैं शुरुआत। एंड व्हाट इज इन द कंटेक्स्ट? सो एजुकेट गर्ल्स, एन इंडियन एनजीओ वर्किंग टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, जो ऑलरेडी स्कूल में नहीं है, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स टू द क्लासरूम्स। उन्होंने ये वाला अवार्ड वहां पे जीता है, दैट इज रेमन मैगसेसे अवार्ड। It is the first Indian organization to be honored with this award, often called the Asia's Nobel Prize. ये जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है उसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, और ये बोल सकते हैं कि एशिया का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो हर साल एन्युअली कुछ एक्सेप्शनल करेज, इंटीग्रिटी और सर्विस के लिए वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। इसको एस्टैब्लिश कब हुआ था? इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1957 by Rockefeller Brothers Fund in the memory of Philippines President Ramon Magsaysay। उनकी याद में ये वाला अवार्ड वहां पे दिया जाता था फ्रॉम द ईयर 1957। ये किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, जिन्होंने लोगों की सर्विस में, दैट इज सेवा के अंदर बहुत ही बढ़िया सा योगदान दिया है, उनके लिए वाला अवार्ड वहां पे दिया जाता है। हर एक अवार्डी को वहां पे मेडलियन मिलेगा विथ मैगसेसेस इमेज, उनकी इमेज वाला एक मेडल वहां पे दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट वहां पे दिया जाता है, कैश प्राइज। पहला इंडियन कौन था? दैट वाज आचार्य विनोबा भावे इन द ईयर 1958। देन आफ्टर बहुत से लोगों को ये वाला अवार्ड यहाँ पे मिला है, जैसे कि बेजवाड़ा विल्सन हो गया, टीएम कृष्णा हो गए, जिनको ह्यूमन राइट्स के लिए वहां पे मिला था, एंड कर्नाटिक म्यूजिक के लिए। साथ में भारत वाटवानी है, सोनम वांगचुक है, जिनको हेल्थ एंड डिग्निटी टू ट्रबल्ड लाइव्स, उसके लिए वहां पे ये वाला अवार्ड दिया गया था। साथ में एजुकेशन फॉर द कम्युनिटी प्रोग्रेस के लिए वहां पे दिया गया था टू सोनम वांगचुक। रवीश कुमार को जर्नलिज्म के लिए मिला, जबकि रवि कानन को हेल्थ केयर के लिए मिला। और इन द ईयर 2025 ऑन अ स्पेशल नोट, एजुकेट गर्ल बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन दिस काइंड ऑफ अवार्ड। फुल नेम इसका क्या है? एजुकेट गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उनका पूरा नाम है द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे शॉर्ट में एजुकेट गर्ल्स करके बोला जाता है। ये 2007 के अंदर वहां पे एस्टैब्लिश हुई थी ये वाला एनजीओ, दैट बाय सफीना हुसैन, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट थे। उनका मेन एम क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और टारगेट? That is to break the cycle of illiteracy and poverty by mobilizing the communities as well as the governments to support the girls' education in rural as well as disadvantaged area। और उसका एक मोटो है, that is one girl at a time। मेन उनके फंक्शंस या फिर उनकी इनिशिएटिव्स क्या है, मतलब कौन से मेन इंपॉर्टेंट कार्य उन्होंने आज तक किए हैं? एक तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का उनका वहां पे काम रहता है, अलग अलग गवर्नमेंट के साथ वो लोग पार्टनरशिप करते हैं, अलग अलग तरीके से वहां पे फाइनेंस के कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पे लाए जाते हैं। प्रगति प्रोग्राम उन लोगों ने वहां पे चलाया है, विच इज ओपन स्कूलिंग फॉर यंग वुमेन फ्रॉम 15 to 29 इयर्स ऑफ एज, जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे कंप्लीट कर सकती है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 विलेजेस और 20 लाख से ज्यादा गर्ल्स को इन लोगों ने वहां पे अटैच किया है।
और मोर देन 90% है इनका रिटेंशन रेट. सो दैट इज द functioning, or we can say initiatives which are run by these kind of NGO which is named Educate Girls. और इसीलिए उनको वहां पे ये वाला अवार्ड जो है वो इस बार यहाँ पे दिया गया है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट गवर्नमेंट मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रीन क्रेडिट. ग्रीन क्रेडिट का मतलब, जब भी ग्रीन वाला वर्ड यहाँ पे आता है, इसका मतलब होता है ट्री प्लांटेशन. और वैसे हम सबको पता ही होगा कि भारत के कुछ इंटरनेशनली भी हमारे कुछ कार्बन टारगेट्स है कि इससे ज्यादा कार्बन एमिशन हम नहीं होने देंगे. और उस कार्बन के टारगेट्स को वहां पे फुलफिल करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पोल्यूशन को कम कीजिए, या फिर जो कार्बन आप एमिट कर रहे हैं उसको वापस किसी ना किसी तरह जमीन के अंदर या फिर किसी और चीज के अंदर स्टोर करने की कोशिश करो. अगर मान के चलो कि आपने एक साइड पे पोल्यूशन किया, लेकिन साथ में आपने कुछ ट्रीज को भी प्लांट किए जो उस पोल्यूशन के कार्बन को वापस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट. आपको उस बात का वहां पे अवार्ड मिलता है, काइंड ऑफ रिवॉर्ड बोल सकते हैं, एंड विच इज नोन एज कार्बन क्रेडिट. तो उसके कुछ कैलकुलेशन के रूल्स जो थे वो अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ हुआ है रिवाइज. देखिए कंटेक्स्ट में क्या है, तो वहीं से करेंगे शुरुआत. द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज्ड अ रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट फॉर ट्री प्लांटेशन. पहले तो ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक प्रोग्राम था जिसका नाम था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. और जहां पे ये ट्री प्लांटेशन, मैंग्रोव रेस्टोरेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के लिए आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है. इट इज नोन एज ग्रीन क्रेडिट. और ये रिवॉर्ड दैट इज ग्रीन क्रेडिट का आप कहां पे यूज कर सकते हैं, तो इट इज अ मार्केट बेस्ड इनिशिएटिव मैकेनिज्म, जहां पे आप किसी को ये वाले ग्रीन क्रेडिट बेच सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है. राइट, सो यू कैन हैव this kind of green credits by planting the trees or conserving the water, managing the waste, या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग. और बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो पॉजिटिव आउटकम्स है उसके हिसाब से इन क्रेडिट्स को वहां पे मेजर किया जाता है. इससे बेसिकली वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है इंडस्ट्रीज का, कोऑपरेटिव्स का, कम्युनिटीज का. साथ में ट्री काउंटिंग से इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट तक का वहां पे एक शिफ्ट वहां पे मिल सकता है. और साथ में इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो CSR होता है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसके साथ भी इसको वहां पे अटैच किया जाता है. जो अफॉरेस्टेशन के जो कंप्लायंस के टारगेट्स है, तो उसके साथ भी इसको अटैच किया जा सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बेनिफिट हमको यहाँ पे मिल सके. और यहाँ पे भी इन लोगों ने रिसेंटली क्या बोला है, इन द 2025 नोटिफिकेशन, तो credits awarded only after 5 years of restoration, ensuring that tree survival and growth. देखिए 5 साल के बाद अगर आपने आज किसी ट्री को प्लांट किया है, तो उसके 5 साल के बाद आपको ये वाला क्रेडिट मिलेगा, इस बात को इंश्योर करने के बाद कि जो ट्री है उसने सर्वाइव भी किया और उसका ग्रोथ भी अच्छा है. और वहां पे बोला है 40% मिनिमम कैनोपी डेंसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्रेडिट इश्यूएंस. 1 ग्रीन क्रेडिट आपको मिलता है फॉर 1 ट्री सर्वाइविंग बियॉन्ड द 5 years. फिर ऐसा इसलिए रखा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई ट्री प्लांट किया, आज ही आपको वो क्रेडिट मिल गया, आपने किसी दूसरी जगह उसको यूज कर दिया, एंड आफ्टर 6 months पता चला कि वो पेड़ जो है वो भी बचा ही नहीं है. तो इसका मतलब आपने ग्रीन क्रेडिट का भी यूज कर दिया, आपने ट्री को भी पर्टिकुलरली परफेक्टली प्लांट वहां पे नहीं किया. सो इट इज अ अल्टीमेट लॉस फॉर द कंट्री. सो 5 साल तक वो ट्री जो है वहां पे सर्वाइव करना चाहिए. राइट, these credits are non tradable and non transferable except within the holding subsidiary companies. वहां पे ये सब कुछ हो सकता है. They can be exchanged once only for compensatory afforestation, CSR compliance और project link obligations extinguished after the use. एक बार उसका यूज हुआ उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. And that is all about this kind of green credit. और ग्रीन क्रेडिट को किस तरीके से वहां पे वो ट्रीज वगैरह को वेरीफाई किया जाए, तो देयर आर सम डेजिग्नेटेड एजेंसीज जो इन सबको वहां पे वेरीफाई करती है. प्रोजेक्ट इनिशिएटेड अंडर दिस 2024 रूल्स विल कंटिन्यू अंडर दी ओल्ड प्रोविजंस. जो ऑलरेडी 2024 के अंडर में जो प्रोजेक्ट्स वहां पे शुरू हुए वो पुराने प्रोविजन के हिसाब से ही चलेंगे. नए प्रोविजन जो है वो 2025 के बाद वहां पे लागू हो जाएंगे.
तो बोल सकते हैं एक तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट यहाँ पे इंश्योर हो रही है। क्वालिटी एफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रेस्टोरेशन यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है, और साथ में सीएसआर की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो होती है, जो लीगल कंप्लायंस वगैरह होते हैं, वो सभी यहाँ पे हो सकता है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट ग्रीन क्रेडिट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट मिनी क्लाउड बर्स्ट। और ये मिनी क्लाउड बर्स्ट को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस, न्यू बैचेस, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा, तीनों ब्रांच पे होने वाली है शुरू। We have already started new batches after 15th of August, that is Independence Day, और सारी की सारी बैच वहां पे completely packed हो चुकी है। So that's why in this month, from the next to next week, we are about to launch some new batches for Gujarati medium as well as English medium. In both the cases, that is GPSC class 1-2 examination as well as for UPSC. तो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो यू कैन फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और देयर इज आल्सो अनदर ऑप्शन, यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर एंड गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। एज ऑफ नाउ देयर इज अ न्यू स्कीम विच इज ओपन्ड, दैट इज यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस as well as up to 50% scholarship on the basis of your academics। तो आपको 50% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, साथ में 3 फ्री डेमो भी वहां पे मिल जाएंगे। तो इट इज लाइक भैया एक बार आप डेमो वहां पे देख सकते हो, डेमो को देख के आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो कि भैया किस तरीके की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, कौन से लेवल पे हम यहाँ पे स्टडी करवाते हैं, एंड देन आफ्टर यू कैन सिलेक्ट। सो इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो यू कैन गो देयर, यू कैन फिल अप द फॉर्म और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। दोनों सिचुएशन में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके साथ वहां पे कांटेक्ट करेंगे, एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, द स्ट्रक्चर, द सिलेबस, द एग्जामिनेशन पैटर्न्स एज वेल एज अवर प्रिपरेशन मेथड्स। राइट, चलिए तो नए टॉपिक के ऊपर उसके बाद वहां पे करते हैं शुरुआत, एंड दैट इज अबाउट मिनी क्लाउड बर्स्ट। और क्यों आया है ये कंटेक्स्ट में, तो चलिए उसके रिगार्डिंग करते हैं बात है, दैट इज अबाउट मिनी क्लाउड बर्स्ट। देखिए आईएमडी ने एक चीज वहां पे क्लैरिफाई की है, that while there is no rising trend in major cloud burst, instances of mini cloud burst are increasing in India। कोई मेजर क्लाउड बर्स्ट तो नहीं मिला है, लेकिन जो छोटे छोटे मिनी क्लाउड बर्स्ट हैं वो वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो क्या है ये मिनी क्लाउड बर्स्ट? एक मिनी क्लाउड बर्स्ट इज अ सडन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट defined as more than 5 centimeters of rain in an hour over a small area that is 20 to 30 square kilometer। अगर 20-30 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है और वहां पे 1 घंटे के अंदर 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाती है, तो फिर उसके लिए ये वाला वर्ड वहां पे शुरू होता है, ये वाला वर्ड वहां पे यूज होता है। लेस सिवियर देन IMD's ऑफिशियल क्लाउड बर्स्ट विच इज मोर देन 10 सेंटीमीटर्स पर आवर। क्लाउड बर्स्ट ऑफिशियल किसको बोलते हैं? जहां पे 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाए। मिनी क्लाउड बर्स्ट में बोल सकते हैं कि जहां पे 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हुई है विद इन एन आवर। तो यहां पे एक चीज है कि भैया क्राइटेरिया क्या है, एक तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए 20-30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर, एक शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, मतलब फटाफट हो जाना चाहिए ये सब कुछ, एंड एक्सट्रीमली इंटेंस होना चाहिए। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो दे आर मोर फ्रीक्वेंट देन द फुल क्लाउड बर्स्ट। फुल क्लाउड बर्स्ट इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन मिनी क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। शॉर्ट रेंज प्रेडिक्शन रिमेन्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम में आप इसको प्रेडिक्ट वहां पे नहीं कर सकते। ओनली नाउकास्टिंग ऑफ हेवी क्लाउडिंग और रेन इज feasible, often unrecorded due to lack of ground stations in the remote areas। Satellite imagery has limited precision। तो बहुत सी बार इसको वहां पे पहले से एस्टिमेट नहीं किया जा पा रहा है,
और इंडिया में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसे रीजन है जहां पे ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो एक तो पूरा हिमालयन रीजन है, क्योंकि वहां पे क्लाउड जो है वो डायरेक्ट नीचे धस आता है और उसकी वजह से ये सब कुछ वहां पे हो जाता है। सेम कुछ अर्बन हॉटस्पॉट्स है जैसे कि चेन्नई वगैरह हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, तो वहां पे ये वाली चीज मिलती है। एंड रीजन्स विद ओरोग्राफिक इन्फ्लुएंस, जहां पे माउंटेन्स जो है वो एयर को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे हर एक रीजन के अंदर ये वाली चीज मिलती है। इंप्लीकेशन में क्या हो सकता है, तो एक तो बहुत ही खतरनाक फ्लड आ सकता है। फ्लड की वजह से वहां पे लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ क्रॉप एज वेल एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एंड दैट इज ऑल अबाउट मिनी क्लाउड बस्ट। तो बस एक चीज और उसके मेन ये क्राइटेरिया जो है वो दिमाग में होने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा तो चलेगा। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट भैरव कमांडो बटालियन। देखिए रिसेंटली इंडियन आर्मी ने सबसे पहली 5 द फर्स्ट 5 भैरव कमांडो बटालियंस को वहां पे बनाने की है बात है। So Indian Army is raising the first 5 Bhairav commando battalions to strengthen swift strike capabilities along the borders of China as well as Pakistan. तो एक बोल सकते हैं कि एक नई जिसकी शुरुआत हुई है, वैसा एक लाइट कमांडो बटालियन है जिसका नाम है भैरव कमांडो बटालियन अंडर द सेव एंड राइज अप्रोच। सो सेव एंड रेज अप्रोच drawn from existing infantry battalions without fresh troop accretion। किसी नए ट्रूप को नहीं लाना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बटालियंस है वहीं से इसको बनाया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स द आर्मीज 10 पैरा एसएफ एज वेल एज 5 पैरा बटालियंस, उन सबको वहां पे कॉम्प्लीमेंट करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे है क्या, टू एनहांस स्विफ्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज along with these borders, to relieve para special force so that they can focus on the strategic and high risk missions behind the enemy lines। तो उनको किसी दूसरी जगह पे जो पैरा स्पेशल फोर्स है वहां पे फोकस कर सके, इसके लिए उनको थोड़ा सा रिलाइव वहां पे देने की बात है। टू प्रोवाइड रैपिड हाई इंपैक्ट रिस्पॉन्स इन इवॉल्विंग बैटलफील्ड कंडीशंस। फीचर्स क्या रहेंगे, तो हर एक यूनिट के अंदर लगभग 250 सोल्जर्स और 7 से 8 ऑफिसर वहां पे रहेंगे। 2 से 3 महीने की उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में 1 महीना स्पेशल फोर्स के साथ थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। लेटेस्ट वेपन्स उनके पास होंगे, ड्रोन्स होंगे, सर्वेलेंस सिस्टम्स वहां पे होगी, टैक्टिकल गैजेट्स वहां पे होंगे। एंड वी कैन से इट इज स्मॉलर देन इन्फेंट्री एंड पैरा एसएफ बट ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टोटल 5 यूनिट बनाने की गिनती है, 3 जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कमांड में रहेंगे, दैट इज लेह, श्रीनगर एंड नगरकोटा नागरोटा, एज वेल एज एक जो है वो वेस्टर्न डेजर्ट सेक्टर में रहेगा, जबकि एक जो है वो ईस्टर्न हिली टेराइन में वहां पे रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो वहां पे कुछ भैरव कमांडो की यहाँ पे कुछ बात है, दैट्स इट, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं। और उसके बाद वहां पे कुछ अभी कंटेक्स्ट में आया है वृंदावनी वस्त्र। क्या है ये वृंदावनी वस्त्र, तो चले उसके बारे में भी थोड़ा सा वहां पे देख लेते हैं। रिसेंटली ब्रिटिश म्यूजियम ने एक बात के ऊपर वहां पे वो लोग अग्री हुए हैं, टू लोन द 16th सेंचुरी वृंदावनी वस्त्र टू आसाम इन 2027। आसाम की गवर्नमेंट को 2027 में वो 16 सेंचुरी का 16th सेंचुरी का वृंदावनी वस्त्र वहां पे लोन के रूप में देने के लिए अग्री हुए हैं। कितने महीने के लिए, फॉर एन 18 मंथ पब्लिक एग्जीबिशन। तो क्या है वृंदावनी वस्त्र, तो देखिए वहां पे 16th सेंचुरी में आसाम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया से हमारे सेंट रिफॉर्मर रहे जिनका नाम है श्रीमंत शंकर देव। और शंकर देव के गाइडेंस के अंडर में एक मैग्निफिकेंट सिल्क से बना हुआ एक वस्त्र वहां पे हुआ था रेडी, जो बेसिकली बता रहा है कि मतलब आसाम के अंदर ये वाली मूवमेंट जो थी वो उस जमाने में बहुत ही बढ़िया सी थी। तो ऐसा एक सिल्क का बना एक वस्त्र जिसका नाम दिया गया है वृंदावनी वस्त्र। इट इज वोन एज 15 panels later assembled into a textile measuring 937 सेंटीमीटर बाय 231 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर किसका वहां पे कौन से सीन्स का वहां पे मेंशन है, तो सीधी सी बात है लॉर्ड कृष्णाज लाइफ इन वृंदावन एज वेल एज अदर माइथोलॉजिकल मोटिव्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। हिस्ट्री क्या रही है, तो इट वाज कमीशन्ड बाय कुछ बिहार किंग नर नारायण इन आसाम, traveled to Tibet, repurposed in a monastery at Gopshi, and later acquired
ड्यूरिंग द 1904 यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन बाय ब्रिटिश जर्नलिस्ट। और वहां से उठा के फाइनली कहां पहुंच गया तो बोले लंदन। इट वाज टेकन टू द लंदन एंड associated into the British Museum, accessioned at British Museum। Initially इसको वहां पे तिबेटियन सिल्क के नाम से बोला जाता था। उसके बाद जब इसको वापस रीडिस्कवर्ड वहां पे किया गया बहुत डेकेड्स के बाद, तब जाके पता चला कि ये कोई तिबेटियन सिल्क नहीं है, ये प्रॉपर वृंदावनी वस्त्र है। नो डाउट वहां पे सिल्क के ऊपर विविंग वहां पे किया हुआ मिलता है। एक बहुत ही बोल सकते हैं ये यूनिक एज वैष्णविज्म अंडर द शंकर देव discouraged idol worship, yet the textile became a medium for depicting the sacred stories। उस जमाने में उन्होंने आइडल वर्शिप को वहां पे मना किया था, लेकिन ऐसे अगर अब टेक्सटाइल के ऊपर देखा जाए तो वहां पे ये सब कुछ वहां पे चीजें चल रही थी। इट रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज आर्टिस्ट्री, ब्लेंडिंग द रिचुअल यूटिलिटी विद विजुअल स्टोरी टेलिंग। और इसलिए उसका सिग्निफिकेंस वहां पे आसाम के कल्चर में और भक्ति मूवमेंट में देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंस वहां पे बहुत ही बढ़िया सा था। दैट इज ऑल अबाउट वृंदावनी वस्त्र जो वापस आसाम के अंदर अब वहां पे आ रहा है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जो रिसेंटली अभी वहां पे हुआ है डिक्लेयर। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दैट इज BEE, उसने वहां पे ये वाला इंडेक्स फाइनली किया है डिक्लेयर। और एग्जैक्ट ये है क्या, इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्रेस इन द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी में क्या प्रोग्रेस रहा है, ये इस बात को वहां पे कंपेयर कर रहा है। कौन इसको बना रहा है, दैट इज इट इज डेवलप्ड बाय BEE, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी as well as Alliance for an Energy Efficient Economy। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से वहां पे इसको डेवलप किया गया है। 2018 से हुई थी इसकी शुरुआत। रिसेंटली वहां पे 6th एडिशन आया है। इट प्रमोट्स द डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे ना इस रिपोर्ट की या फिर इंडेक्स के अंदर ये चीज बता रहा है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंडिया के अंदर है, वो एनर्जी के अंदर कितने बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या वो ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स एंड इट अलाइन ऑल द स्टेट एक्शंस विद इंडियाज नेट जीरो टारगेट बाय 2070। तो वहां पे देखा जाए तो टोटल 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सबको 66 इंडिकेटर्स के द्वारा वहां पे असेस किया जाता है। वहां पे बिल्डिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम, ऐसी अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पे कवर करके वहां पे कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं। जिसके पास 60% से ज्यादा एफिशिएंसी आए उन्हें फ्रंट रनर्स बोलते हैं। 50 to 60 वाले को अचीवर्स, 30 से 50 वाले को कंटेंडर्स एंड 30 से लेस दैट इज एस्पिरेंट। और टॉप परफॉर्मर में कौन सा रहा है, दैट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड त्रिपुरा। सेक्टोरल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो 24 स्टेट्स नोटिफाइड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। 31 ऐसे स्टेट है जिन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसीज को वहां पे एडॉप्ट किया है। 13 ऐसे स्टेट है जिन्होंने सोलर एग्रीकल्चरल पंप वहां पे प्रमोट किए हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो केरला ने सबसे ज्यादा 74% पे। और सारे के सारे जितने भी यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उन्होंने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान वहां पे बनाए तो है। सो दैट इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस स्टेट्स। और अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो 2002 के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को भारत में और ज्यादा वहां पे प्रमोट किया जा सके। और इसके लिए वो लोग वहां पे स्टार रेटिंग प्रोग्राम भी बनाते हैं जो अलग अलग अप्लायंसेस के ऊपर वहां पे होता है। अगर आप कोई भी रेफ्रिजरेटर या फिर एसी वगैरह वहां पे खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो जो स्टार्स वगैरह होते हैं ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इट इज ऑल्सो गिवन बाय BEE। तो वो सब देने का काम भी इन्हीं का होता है, BEE का ही होता है। बिल्डिंग के रेगुलेशंस के लिए वहां पे अलग अलग कोड्स वगैरह बनाना ताकि ज्यादा एनर्जी को वहां पे कंजर्व किया जा सके, तो ये काम भी इन्हीं का होता है। साथ में देखा जाए तो इट ऑल्सो गाइड द स्टेट्स थ्रू द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स एज वेल एज द एक्शन प्लान्स।
और इसीलिए बोल सकते हैं कि हमारे जो क्लाइमेटिक गोल्स हैं, जो एनर्जी ट्रांजिशन के गोल्स हैं, वहां पे उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम भी ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस इंडेक्स। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं एंड। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ, कुछ नए नए इश्यूज के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं।